हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, आप बीच में आपका माइक्रोफोन म्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉइस आता है बहुत। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या देखेंगे? चार्जेस का मोशन देखेंगे। ठीक है, चार्जेस इस चैप्टर में उनका मोशन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम देखेंगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर एक कंडक्टर लेते हैं हम, ठीक है, ये रैंडम साइज का, रैंडम शेप का एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या फिर चार्जेस को कंडक्ट करे। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है वो हमने देखा था लास्ट चैप्टर में भी। ठीक है, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपने देखा होगा। तो ये लैटिसेस होते हैं इसके। ठीक है, लैटिस। केमिस्ट्री में सॉलिड स्ट्रक्चर्स एक नाम का चैप्टर है जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस का लैटिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया होता है। ठीक है, तो जैसे क्यूबिकल, हेक्सागोनल, आपने ये देखा होगा कि मेटल के जो एटम्स है वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर वे में अरेंज्ड होगी इस तरह से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी फ्रूट के शॉप पे भी फ्रूट्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं पर्टिकुलर पैटर्न में। इसी तरह मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है मेटल के एटम्स सारे अरेंज्ड होते हैं, रैंडमली नहीं, मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होंगे। ठीक है, इस तरह से अरेंज होंगे और ये 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बस 2D में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर होगा, मतलब इस तरह से इसके पीछे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे कुछ। ठीक है, लेकिन ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होगा। ये समझ में आ रहा है ना? तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। मेटल्स फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इस तरह के। ठीक है, तो इनका स्पेशलिटी ये है कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में आपने देखा है आयरन, एल्यूमिनियम, इनके आउटर शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, मतलब वो एक एटम से दूसरे एटम पे जा सकते हैं। तो एक्चुअली मेटल का जो स्ट्रक्चर है वो केमिस्ट्री में एक मॉडल भी है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी सी मॉडल। तो ये मॉडल जो है ये ऐसे डिस्क्राइब करता है कि मेटल जो होते हैं वो मतलब इलेक्ट्रॉन के सी जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का सी है और उसमें मेटल के पॉजिटिव आयन्स है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कि मेटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। ठीक है, वो पूरे मेटल में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए जब हम लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेटल को कुछ भी चार्ज देते थे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होता था इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स आउटर सरफेस पे या इनर सरफेस पे, ठीक है, मतलब जैसा भी हमने पोजीशन रखा है चार्जेस का, कंडक्टर्स का, उसके हिसाब से इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग सरफेसेस पे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैसे फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तभी चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले देखा था किसी भी चीज को चार्ज देने का या उस चीज से चार्ज रिमूव करने का जो तरीका है वो बस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो हम रिमूव नहीं कर सकते, बस इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। ठीक है, तो मेटल में अगर हम कोई भी रैंडम एक एरिया को अगर ऑब्जर्व करें, मान लीजिए ये रैंडम मेटल है और इसमें ये एरिया इस तरह। ठीक है, एरिया को रैंडम मतलब जनरली हम एस से डिनोट करते हैं। ये एक छोटा एरिया है इसलिए मैं इसको डेल्टा एस लिखता हूँ। ठीक है, तो ये एरिया है और एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये डेल्टा एस का डायरेक्शन इस तरह कुछ हो जाएगा। ये डेल्टा एस वेक्टर है। ठीक है, तो इस एरिया से कितना चार्ज फ्लो होता है किसी भी टाइम में, तो इसका जो रेट है वही होगा इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है। इस एरिया के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, इसके थ्रू जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसका रेट, ठीक है। सपोज इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, मतलब इधर से इधर जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जितने जाएंगे उतना नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज जितना फ्लो हुआ है, ठीक है। और जितने टाइम में फ्लो हुए उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेट हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज का रेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। तो हम अब देखेंगे करंट डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। हो जाएगा, तो देखो एक बार ये 0 हो जाएगा, cos 3x इक्वल टू 0 या तो sin माइनस 2x इक्वल टू माइनस, तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होता है कि जितना करंट फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, मतलब जितने एरिया से फ्लो हो रहा है वो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो डेल्टा एस है इससे क्यू चार्ज पास होता है टी टाइम में, ठीक है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन पास होंगे और उनका टोटल चार्ज जो है वो क्यू है सपोज, और उसको टी टाइम लगता है पास होने के लिए, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, ये सिंपल जो डेफिनेशन है ऊपर इसके हिसाब से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसके हिसाब से करंट क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, ठीक है, क्योंकि यही रेट है ना, क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हुआ तो रेट क्या हुआ, क्यू बाई टी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा। करंट को हम जनरली आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, ठीक है। तो स्मॉल आई इक्वल टू क्यू बाई टी इस केस में हो गया, ठीक है। ये समझ में आया? यस ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, जो ऊपर डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये क्यू बाई टी हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होता है कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो कितने एरिया से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एरिया हम जनरली परपेंडिकुलर लेते हैं, मतलब किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये एरिया का मैं डायग्राम यहाँ फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये एरिया फॉर एग्जांपल इस तरह का हमने चूज किया है, ये डेल्टा एस है और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, मतलब ये एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो नहीं हो रहे, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मोशन लेफ्ट है और एरिया जो हमने चूज किया है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर नहीं, वो थोड़ा स्लाइटली टिल्टेड है, ठीक है। मतलब एरिया का जो वेक्टर है वो इस तरह कुछ होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, वो हम थीटा जूम करते हैं, ठीक है, ये थीटा है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना है इस एरिया से थ्रू, मतलब ये जो डेल्टा एस है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का डेंसिटी कितना है। तो अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कित एरिया के परपेंडिकुलर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है हॉरिजॉन्टल और एरिया हमें परपेंडिकुलर चाहिए, लेकिन ये एरिया जो है ये इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एरिया का इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, मतलब इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह हो जाएगा कुछ, ठीक है। ये समझ में आया? हेलो, एरिया के परपेंडिकुलर एक बार फिर से समझा दीजिए। तो एरिया के परपेंडिकुलर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ये होता है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेल्टा एस लेंगे तो ये गलत होगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एरिया का इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो लेते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। तो एरिया के इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में डेल्टा एस का कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। यस सर। दोनों के बीच में एंगल थीटा है,
अगर हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले, मतलब एरिया वेक्टर इस तरह है ना, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो डेल्टा एस कॉस थीटा होगा, ठीक है। यस सर। तो ये जो फिगर है इसमें भी हम ये अज्यूम करेंगे, इसमें जो चार्ज पास हो रहा है वो है क्यू, मतलब ये जो करंट है ये है आई, ठीक है। क्यू बाई टी अगर हम करेंगे तो आई आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को जनरली हम डिनोट करते हैं स्मॉल जे से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का डिनोटेशन है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, और वो एरिया परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय एरिया परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे डेल्टा एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? ठीक है। अगर ठीक है। ये एरिया अगर पहले ही अगर परपेंडिकुलर होता, मतलब इस तरह से ये डेल्टा एस है और यहाँ से करंट पास हो रहा है, ठीक है, और करंट है आई, तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी सिंपल J इज इक्वल टू आई बाय डेल्टा एस हो जाएगा, ठीक है। मतलब करंट का डेंसिटी, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन इस केस में क्या है, एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हमने उसका कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में। तो जनरल में फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा ना, इस केस में बस ये तो जीरो हो गया है, ये स्पेशल केस है, ये समझ में आया? यस सर। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, जे इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। हेलो। यस। तो एक्चुअली ये डेल्टा एस जो है ये भी वेक्टर होता है, और जे जो है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ये इसका भी डायरेक्शन वही होगा, ठीक है, कि एरिया का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो। तो एक्चुअली हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, ठीक है, डॉट में कॉस थीटा आता है ना। इसमें कुछ डाउट है क्या, पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हेलो, ये क्लियर है क्या? सर आई एक्स एक्सिस है, जे वाई एक्सिस। हाँ, हाँ, आई जे एक्स एक्सिस है ना, एक्स वाई है। एक्स वाई एक्सिस नहीं है, आई है इलेक्ट्रिक करंट और जे है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या समझ में आया ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, यस सर। और जे है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। और वो एरिया जो है वो हमेशा हम इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब एरिया को इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। क्या वन होगा ये बताइए ना, इसका आंसर n5 + 5x होगा यार। तो ये मैं क्लियर करता हूँ, हम कुछ सिंपल एग्जांपल करेंगे इसमें। 2x = 4n ठीक है, ये एरिया है, 1 × 5/2, ठीक है, x = क्या हो जाएगा, और इससे n + 1 हमें ये दिया है कि और n + 1 2 सेकेंड्स में तो इसका 5 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, इस एरिया के थ्रू। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा इस एरिया के थ्रू। मल्टीपल का हो रहा है। हाँ, ये ये मल्टीपल कैलकुलेट करके बताइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। n5 + 5x देखो इसका भी एक आंसर आया। देखो ये भी बोला है -2 नॉट
समझ में आप लोग ये जो एरिया है, ये एरिया भी हमें दिया है, ये है 0.25 मिलीमीटर हलचल हो रहा है स्क्वायर। और ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री इस तरह से। क्या हार्ड है sin x into और cos x इस क्वेश्चन में हमें निकालना है आई कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, स्क्वायर x का होल स्क्वायर है cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर है और दूसरा जे कितना sin होगा, x cos x। मतलब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अब बताओ ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है a प्लस b का होल स्क्वायर होगा -2ab -2 होता है तो इसको 4 दे देते हैं ताकि sin स्क्वायर 2x आंसर आ रहा है क्या बाई इसका? 2 कर देते हैं ताकि ताकि बैलेंस रहे तो ये sin स्क्वायर 2x बाई 2 हेलो, हो गया हाँ, और ये 2 ये sin 2x बाई 2 हो जाएगा बिल्कुल समझ में आ रहा हेलो, यहाँ तक आ गया था हाँ आर्यन, सरप्राइज नहीं है तो तुमको वो नहीं है श्रीधराचार्य मेथड नहीं आता हाँ तुरंत लगाओ ना x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 और फैक्टराइज लगेगा लगा नहीं देते कैसे नहीं लगेगा देखो ये क्या है 2 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू 0 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा लग तो रहा कहाँ नहीं सकते ये यहाँ पर समझ रहे हैं ना ये कैसे हुआ sin स्क्वायर एक cos स्क्वायर एक हेलो, 2 sin x cos x का sin 2x होता है तो इसको 4 दे दिए और नीचे मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? सही लिखा हुआ है तो sin स्क्वायर 2x लिख सकते हैं ना आया नहीं यस सर। क्योंकि 2 sin x आंसर आया इसका? उसका स्क्वायर होगा तो 4 sin स्क्वायर देख रहे हैं सर। क्या? देख रहे हैं सर। ठीक है ना हो जाती देखा जाएगा। ठीक है, 1 मिनट ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये अच्छा लगता है खाना अच्छा नहीं लगता था खा नहीं सकते थे
हेलो सर। बोलिए। सर आई इज इक्वल टू जे डेल्टा एस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे जे का वैल्यू क्या पुट करें? जे का वैल्यू तो निकालना है। हाँ, तो दोनों का दोनों फॉर्मूला में आई या जे आ जाता है, तो स्पेसिफिक कैसे सर? ठीक है, हमने अभी देखा था आई क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा उसे, तो यहाँ मतलब क्या होता है क्यू बाई टी। ठीक है, हाँ, तो आई क्या होगा क्यू बाई टी। क्यू कितना है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, 2 हाँ, सेकेंड्स में। तो क्यू 2 सेकंड बाय है। टी इक्वल टू क्या होगा, 5 माइक्रोकूलम बाय 2 सेकेंड्स। तो 5 बाय 2 मीन्स 2 5, तो माइक्रो और ये कूलोम पर सेकंड, मतलब दोनों ऐसा यूनिट है, तो करंट का भी ऐसा यूनिट होगा, वो होता है एम्पियर, कैपिटल ए लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगा 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, यस सर। और जे क्या होता है, आई बाय एस होता है। ठीक है, आई बाय एस कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा यहाँ पे जीरो ही होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया और करंट परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ आई बाय एस होगा। तो आई हमारे पास है 2.5 माइक्रो एम्पियर और एस है 0.5 mm स्क्वायर। तो ए में स्क्वायर को हम 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर शायद आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो यस जाएगा, सर। ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद होना चाहिए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और जे होता है आई बाय एस। कॉस थीटा होता है यहाँ पे एस कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा जीरो है, माइनस वन से वन तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये माइनस वन से वन होगा, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। यस सर। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसमें एक एरिया है, मैक्सिमम घटेगा तो मिनिमम वन हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है ना। ये एरिया है, और ये मिनिमम इसका एरिया भी है सेम ही है 0.25 mm स्क्वायर। माइनस वन ना, ठीक है, तो ये थ्री हो अब जाएगा। हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि इस एरिया के थ्रू जो करंट फ्लो होता है, ये दोनों इक्वल बोल रहा है, तो ये बोल रहा है लेस देन ठीक है, इक्वल, ये बोल रहा वो है 0.5 एम्पियर। यस सर। है ना। ये हमें दिया है। अब कि इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं 1 सेकंड में। ठीक है, दोनों में कॉमन वन ही है ना, देखो ये बोल रहा है कि वन से दूर भाग रहा है, ये वन से पहले फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन ही लेगा, और दोनों बोल रहा है इक्वल है, तो एक ही जगह फ्लोइंग पे ना। थ्रू एस का कुछ इन बस रेंज 1 सेकंड। इधर उधर देखने का, ये कहां से कहां तक। हाँ, यहाँ तक आप ला दी, बहुत अच्छा, यहाँ तक आया आप लोग का बिल्कुल बच्चा। ये एरिया है एस हेलो, और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं और करंट है 0.5 एम्पियर। ये कीजिए सॉल्व। मल्टीपल हो जा रहा है, sin x into cos x by 4 minus 2 sin x squared 8, और क्या 1 प्लस sin x by सर इलेक्ट्रॉन और एस मतलब? sin x by 4। इस एरिया है, ठीक है, एरिया में दिया है 0.2 mm स्क्वायर और इस एरिया से थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है 0.5 एम्पियर। तो हमें ये पूछा कि इस एरिया के थ्रू 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं।
नहीं तो वैसे निकालो cos x ठीक है, हो रहा है क्या ये क्वेश्चन? हेलो, cos x -1 यस सर। माइनस ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के बाद इसका दूसरा पार्ट भी कीजिए। ठीक है, दूसरे पार्ट में जे कैलकुलेट करना है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कितना होगा। सिंपल है, तो ये दोनों इक्वल है। हेलो, हाँ और दोनों सर एंड पहला का 0.5 होता था। है ना। पहला क्या? हाँ पहला 0.5। 0.5 बाउंड्री वाले में एंड लिखते थे ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। 0.5 मतलब आधा इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा। अच्छा हाँ। हाँ दोनों में दूसरा कीजिए, दूसरा तो बहुत इजी है। दूसरा हुआ, दूसरा 1/5। cos x दूसरा कितना है 1/5। ठीक है, जे सिंपल होता है, आई बाय एस होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर डिवाइडेड बाय 0.25 mm स्क्वायर। और निगेटिव में भी आएगा। ठीक है, ठीक है, और 5x/4 अब बताओ यस 5x तो तो बस आप इसको मतलब ये क्या आ जाएगा 2 तो ये दोनों एंड है ना, एम्पियर एंड ना पर mm स्क्वायर। लेते हैं ना। अब इसका यूनिट चेंज करके आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर में करेंगे तो। ठीक है, पता है कि नहीं। और दोनों दोनों एक से x का तो ये तो इजी है। कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक क्या? x है एक y है तो दोनों आंसर हो जाता है। वही तो बोला सर। वही 0.5। तो दोनों में कॉमन क्या 0.5 तो पॉसिबल ही नहीं ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कुछ इंटीजर होगा 1 2 3 4। आधा इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो सकता है। आगे पता चलेगा तो अगला देखेंगे 4 पाई या कुछ आने ठीक है। लगेगा। ठीक है ना। हाँ हाँ 4 पाई आएगा, देख लीजिए अगला 4 पाई कैसे आएगा, क्योंकि इसमें कितना चल रहा है नीचे वाला 2 और 2 कितना 8 पाई से 18 8 कितना हो जाएगा 18 26 26 8 34 34 8 तो इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा इस एरिया के थ्रू, वो कैसे निकालेंगे बताइए। तो 2 पाई कॉमन आएगा 2 पाई आ रहा। तो अगला देखो कौन सा कॉमन आएगा। ये एरिया दिया है हमें एक, और इसके थ्रू जितना करंट पास होता है वो क्या है 0.5 एम्पियर। देखो 2 का मल्टीपल आ तो गया सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा इस एरिया के थ्रू, कैसे निकालेंगे हम। 18 और 26 ना कितना चार्ज फ्लो होगा एरिया का। एरिया डिवाइडेड बाय चार्ज। 34 8 42 नहीं आ रहा। चार्ज नहीं बताइए आप कैसे निकालेंगे। देखो आ रहा है ना हमें एरिया करंट डिवाइडेड बाय करंट। हाँ 10 पाई तो इसमें 2 पाई आएगा। क्या, वही सर एरिया डिवाइडेड ये बाय। के डिफरेंस पे आएगा 10 एरिया डिवाइडेड बाय करंट करेंगे तो क्या होगा। 18 पाई 18 तो चार्ज वाला कॉमन आएगा। ठीक है ना। चार्ज निकल नहीं, जाए। चार्ज नहीं निकलेगा। ये तो करंट बाय एरिया तो ये है। ठीक है, जे होता है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, और एरिया डिवाइडेड बाय करंट करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/j निकलेगा। इसमें चार्ज का तो कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो सिंपल है, आई क्या होता है क्यू बाई टी होता है, अभी अभी हमने देखा। ठीक है, एम टर्म में यस सर। तो क्यू क्या होगा आई इंटू टी होगा ना, प्लस 8 n यस माइनस मतलब करंट और टाइम। तो करंट क्या है 0.5 एम्पियर, और टाइम क्या है 1 सेकंड में हमें निकालना है तो 1 सेकंड। एंड ये पता लगना चाहिए बाउंड्री वाले तो क्या ये 0.5 कूलम होगा। ठीक है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। यस सर। ये समझ में आया कैसे निकाला।
यस सर। तो ये 0.5 कूलम चार्ज पास होगा। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया अभी तक, ठीक है। हमने अभी बस चार्ज निकाला कितना चार्ज फ्लो होगा। अब 0.5 कूलम चार्ज फ्लो होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना पड़ेगा, ये कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, दोनों ही टर्म में निकालना ये है तो पता मल्टीप्लाई चलेगा कि 1.6 ये में आएगा। into 10 to power minus 19। चलो ये भी देखिए, वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई? हाँ मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 0.5 को into 1.6 into 10 to power minus 19। नहीं, गलत है, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो 0.5 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा वो निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 0.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये सिंपल यूनिटरी मेथड है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक। तो ये 10 पावर तो वन ये 1/4 स्क्वायर है, 18 और यहाँ पे होगा और y माइनस प्लस 1/2 ये रीजन बना। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाना है? 3.11 इंटू अप्रोक्सीमेटली होगा 3.11 इंटू 10 पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। यूनियन 1 से इंफिनिटी ये था ना, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये यस क्लियर है क्या? इसका भी ना माइनस, यस क्लियर। क्योंकि इसका भी 1 से ये डिवाइड किया, ये समझ में आया? यस मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 10 पावर माइनस 19 में कुछ आंसर आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं, मतलब 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्चुअली ये यही आ रहा है ना, पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है। ठीक है सर। बिल्कुल समझ में आया। वो तो इंटीजर ही नहीं है, वो कुछ फ्रैक्शन होगा। तो ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, याद रखिए। बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, ये क्लियर है, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो इसका देख लेते हैं, तो इसका पहले होल स्क्वायर में चेंज करो। कैसे चेंज करते हैं? तो y स्क्वायर माइनस 2 इनटू तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। y है ना, v ऐसा क्या रखें कि y तो का नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। एक बार पीछे लीजिए सर। होल स्क्वायर एक्स्ट्रा में करो और माइनस भी करेंगे, कहाँ है, ठीक है ना। हाँ ये कितना ठीक हो है। जाएगा, y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 माइनस 1/4 कितना होता है, बताओ। क्लियर करूँ क्या? यस सर। अरे यार यहाँ माइनस 1/4 प्लस 1/2 1/4 ना। हाँ, तब देखो 1/4 प्लस ठीक है, तो अभी हमने मिनिमम वैल्यू क्या है? एक कंडक्टर देखा था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो रैंडमली मूव होते हैं, ठीक है, पूरे कंडक्टर में। इसलिए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है, ठीक है, कि एक पूरा इलेक्ट्रॉन का सी जैसे मान सकते हैं आप, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर लैटिस भी होगा। लैटिस मतलब एटम्स, उनके न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें मूव होते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में मूव होंगे, क्योंकि जब वो किसी चीज को टकराएंगे तो वो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। ये आपने न्यूटनियन मैकेनिक्स में यही देखा होगा, ठीक है, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक कोई भी बॉडी अपने मोशन में कंटिन्यू करती है, ठीक है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का कुछ एक स्पीड होगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो किसी दूसरे न्यूक्लियस से अगर टकराएगा, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, अब वो यहाँ पे टकराएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब किसी दूसरे डायरेक्शन में वो मूव होने लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ जब तक वो किसी चीज से टकराता नहीं, और किससे टकराएगा, टकराने के लिए एक ही चीज है कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब वो किसी न्यूक्लियस से टकराएगा तो उसका डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो कोई कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह मूव होते हैं, ठीक है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन का बस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में इस तरह मूव होते रहता है, ठीक है, हमेशा इस तरह से। ये बोला कि लेस देन इक्वल टू 1 और ये बोला कि ग्रेटर यस सर। कौन सा केस सही ये रैंडमली हमेशा मूव होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे विजिबल आइज को हम विजिबल आइज से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरह होता है, ठीक है, वो रैंडमली ट्रैवल करते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडक्टर रख दे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को जो है फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और वो फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। यस सर। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को रख देंगे तो इस कंडक्टर के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, तो स्मॉल ई इंटू ये कैपिटल ई इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हर एक इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है? यस सर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये रैंडम मोशन है इस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मोशन जो है अब इलेक्ट्रॉन मूव करते करते ये फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है, इसकी वजह से उसका थोड़ा कुछ मूवमेंट भी होगा और ये टकराएगा, ठीक है, मतलब वो इस तरह कुछ मोशन होगा इसका, ठीक है, रैंडमली होगा लेकिन ओवरऑल कुछ जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब ये रैंडमली जा रहा है लेकिन एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो राइट साइड की तरफ E इंटू ई, ठीक है, इसकी वजह से उसका नेट इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड में, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। हेलो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसका रैंडम डिस्प्लेसमेंट होगा और जनरली वो उसी एरिया में रैंडमली मतलब ट्रैवल करता रहेगा, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स है तो उसका नेट इफेक्टिव कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। यस सर। तो अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये नॉर्मल कंडक्टर है, इसके अंदर हम कोई भी एरिया अगर हम कंसिडर करें तो हमेशा इस कंडक्टर से इस एरिया से जो है लेफ्ट टू राइट भी कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे और राइट टू लेफ्ट भी कुछ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता होगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट हमेशा टेक प्लेस होता है, लेकिन जनरली जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके वन साइड से टू साइड की तरफ जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स टू से वन साइड की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। ये जनरल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये समझ में आया? यस सर। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो वो रैंडम हो रहा है, तो मतलब वन साइड से टू साइड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, टू से भी वन साइड में जाएंगे, तो एक्चुअली इफेक्टिवली हम ऐसा मान सकते हैं कि टोटल कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। यस सर। लेकिन जब इसी कंडक्टर में हम एक एरिया कंसिडर करें इस तरह और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, तो ये वन साइड है और ये टू साइड है। अब क्या होगा कि वन साइड से टू साइड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा और टू से वन में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो प्रैक्टिकली हर एक कंडक्टर में ऐसा होता है, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा मूवमेंट में होते हैं, हमेशा उनका एक कुछ स्पीड होता है लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि इसमें कुछ करंट पास नहीं हो रहा है। मतलब जैसे ये ऊपर वाला कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है लेकिन इसमें कुछ करंट नहीं है क्योंकि टोटल कुछ चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है इस के थ्रू, मतलब इस एरिया के थ्रू टोटल चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अब अगर हम ये एरिया अगर कंसिडर करेंगे तो इससे टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, राइट की तरफ फ्लो हो रहा है ना टोटल चार्ज। फॉर एग्जाम्पल 1000 इलेक्ट्रॉन्स अगर राइट की तरफ गए, ठीक है, और 200 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ गए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल जो है 800 इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ गए हैं, ठीक है। तो कुछ चार्ज पास हुआ ना इस एरिया के थ्रू, तो इसका मतलब है कुछ करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो अब हम ये देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ये ए टू बी ये जो मूव हुआ, इस मोमेंट ये जो लेंथ है वो एल है, सपोज ये डिस्टेंस एल है और इसको ट्रैवल करने में इलेक्ट्रॉन को टी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो स्पीड होगा एल बाय टी, ठीक है, तो इसको हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, ठीक है, मतलब हम वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इफेक्टिव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस सर।
एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल स्पीड नहीं है, मतलब इस जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है तो कुछ स्पीड होगा, यहाँ से यहाँ कुछ स्पीड होगा, तो एक्चुअल स्पीड जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का है वो स्पीड अलग है, ये वी ड्रिफ्ट अलग है, ठीक है। ये समझे, वी ड्रिफ्ट क्या है कि इफेक्टिव डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहा है किसी टाइम में, ठीक है। ये समझ में आया क्या? ठीक है सर। इसमें कुछ डाउट मत पूछे, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है राइट साइड में आए, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे राइट की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली लेफ्ट की तरफ मूव होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जो होता है उसके ऑपोजिट करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि टी टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है इस वायर के थ्रू, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होगी तो हम इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है, ए टू बी, ये एल है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ने एल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, मतलब लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है इफेक्टिव वो एल है, ठीक है। यस सर। तो मैं ये कुछ पार्ट सर क्लियर कर, हाँ बोलिए। इसका मतलब कुल मिला के ये ना कि इलेक्ट्रॉन जिगजैग जाता है और कवर करता है मतलब डिस्टेंस, उसी का वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है। अब ये डायरेक्शन चेंज क्यों रहा है, हमने अभी डिस्कस किया ना कि हर बार एक किसी न्यूक्लियस से वो कोलाइड हो रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। यस। तो हर बार जब ये न्यूक्लियस से कोलाइड होता है तब क्या होता है, इसका स्पीड फिर से जीरो हो जाता है, ठीक है। कोलाइड होने के बाद स्पीड जीरो हो जाता है और फिर वो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। यस। अब ये फॉर एग्जांपल इसका यहाँ इस ए पॉइंट पे ये कोलाइड हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये ट्रैवल करेगा राइट साइड में और अब यहाँ पे फिर से कोलाइड करेगा किसी दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो ए टू बी ये जो इंटरवल हमने कंसिडर किया है, ये इलेक्ट्रॉन का दो कोलिजन के बीच का इंटरवल है, ठीक है। अब हम बस ये इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इस फिगर एक इंटरवल हम आप मान लीजिए, ठीक है। हेलो, यस सर। इस इंटरवल में क्या होगा, जब वो कोलाइड हुआ तब इसका स्पीड जीरो हो गया, मतलब v इक्वल टू जीरो यहाँ पे। अब ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। अब कब तक बढ़ेगा ये, जब तक वो किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं होता तब तक बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमें पता है फोर्स बाय मास होता है, ठीक है। हेलो, यस सर। और फोर्स इस पे कितना लगेगा, E इंटू ई बाय एम। इस पे फोर्स Q इंटू ई लगेगा ना, और चार्ज क्या है, स्मॉल e, ठीक है। और ठीक m है जो सर। यहाँ पे लिखा है मैंने वो है इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। ये क्लियर है? हेलो, हेलो, सर F इज इक्वल टू ई एम बाय एम। क्या F क्या है ना सर ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन एफ बाय एम होता है। एफ का वैल्यू बस मैंने E इंटू कैपिटल ई डाल दिया है, ठीक है। किसका वैल्यू सर? एफ का वैल्यू ठीक सर, लिख दीजिए F, मतलब अगर है एक ही जैसा। क्या लग रहा है, एफ है ना, ये फोर्स है ये। हाँ वो तो ठीक है, मतलब लग रहा है कि फिर वही फॉर्मूला में लिख दीजिएगा, पर वो F का है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? कोई बात नहीं सर, ठीक है, हम ही लिख लेते हैं। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन होता है, हर एक कोलिजन के बीच में कुछ टाइम होगा, ठीक है। मतलब पहला कोलिजन जो है, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड का फिगर देखिए। हेलो, यस सर। एक मिनट।
ये अल्फा के पावर बीटा इक्वल टू, और ये 1 ये लेफ्ट साइड का फिगर देखिए, ए जो है फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ। अब ये जब पहली बार कोलाइड हुआ तो ये T1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब दूसरी बार कोलाइड हुआ ये T2 पे कोलाइड हुआ, तीसरी बार T3 पे कोलाइड हुआ, चौथी बार T4 में कोलाइड हुआ। ऐसा अलग अलग टाइम पे ये कोलाइड होगा, ठीक है। तो दो कोलिजन के बीच में टाइम कितना होता है, ठीक है। तो पहला टाइम क्या है, T1, मतलब पहले कोलिजन के लिए T1 टाइम लगा इसे, ठीक है। दूसरे कोलिजन के लिए कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1, ठीक है। तीसरे कोलिजन के लिए कितना टाइम लगा, T3 माइनस T1, T3 माइनस T2, सॉरी। ये समझ में आ रहा है ना। तो हर एक कोलिजन के लिए अलग अलग टाइम लग रहा है इसे, ठीक है। ये दोनों के बीच में ये कुछ लो, हेलो, और ये भी ये दोनों के बीच में कुछ लो, लेकिन हमको 2 ला के दिखाओ। जिस पे 2 आएगा वो सैटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। हेलो, नहीं समझ में आया। हेलो सर। ये समझ में आ रहा है ना। तो अल्फा मान, हाँ सर। तो बीटा मान, ठीक है ना। तो हर दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है वो अलग अलग होगा, ठीक है। कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, ठीक है। ये बहुत कम होता है, मतलब माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, इस ऑर्डर में होगा, बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस टाइम का जो एवरेज होता है, ठीक है, तो उसको टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाउ मतलब जो सिंबल हम यूज करते थे टॉर्क के लिए, ठीक है, ये टाउ होता है। तो ये टाउ क्या है, एवरेज टाइम है, ठीक है। एवरेज कोलिजन का टाइम है, मतलब कोलिजन होने के लिए जितना टाइम लगता है उसका एवरेज है, ठीक है। तो यही अल्फा बीटा को अब हम क्या करने वाले हैं कि ए टू बी ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, ए टू बी जो डिस्टेंस है वो कितना होगा वो निकालते हैं, ठीक है। ए टू बी हम एवरेज केस लेते हैं, एवरेज टाउ टाइम लगेगा, मतलब हम ऐसा मानेंगे कि ए टू बी ट्रैवल करने के लिए टाउ टाइम लगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये एवरेज है, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हम एवरेज टाइम यूज कर रहे हैं इस केस में, ठीक है। हम ऐसा मानेंगे कि ए टू बी जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को टाउ टाइम लगा, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ना कैलकुलेट करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कैसा होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे यू तो जीरो है, जीरो से शुरू हुआ, तो क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। हाफ ए कितना है जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, तो ए होगा ये, ठीक है। यस सर। और टी स्क्वायर, टी हम एवरेज टाइम ले रहे हैं, तो ये होगा टाउ स्क्वायर। ये समझ में आया। यस सर। तो ये डिस्टेंस जो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस, मतलब ये दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब ये पहला डिस्टेंस है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इन सारे डिस्टेंसेस का एवरेज निकालेंगे तो ये इतना आना चाहिए, ठीक है। यस सर। ये सारे अलग डिस्टेंस है ना, देखिए ये कुछ डिस्टेंस इतना है, कुछ छोटा है, ठीक है। तो ये अलग अलग रेंज के डिस्टेंसेस है, अलग अलग कोलिजन के बीच में जो ट्रेवल किए वो, लेकिन इन सारे का जो एवरेज होगा वो अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर ये। ठीक है। तो हम वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी अप्रोक्सीमेटली निकालने का ट्राई करते हैं। तो वीडी क्या होगा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए टू बी, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, एस जो हमने ये ऊपर कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हम एवरेज लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम वीडी जो है वो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिवाइड हम करेंगे टाउ से, ठीक है। ये समझ में आया। यस सर। तो बस एस को टाउ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल ई, कैपिटल ई डिवाइडेड बाय 2m इंटू टाउ, ठीक है। ये समझ में आया। यस सर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, ठीक है। सर एस इज इक्वल टू हाफ ई इंटू ई जाऊ, हाँ मतलब टाउ स्क्वायर। हाँ, तो एस क्या है सर इसमें?
क्या क्या है? एस एस एस, ये ए टू बी का डिस्टेंस है, ठीक है। ए टू बी जो ट्रैवल किया ये डिस्टेंस हमने निकाला है। और टाउ क्या है? टाउ एवरेज टाइम है दो कोलिजन के बीच में, मतलब ये दो हर बार जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब कोलिजन हो रहा है ना, ठीक है सर। तो कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है वो वेरी करेगा एक्चुअली, लेकिन उसका एवरेज निकालेंगे तो ये टाउ होता है, ठीक है। अब हर एक मेटल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। आयरन के लिए कुछ अलग टाउ होगा, एल्यूमिनियम के लिए कुछ अलग टाउ होगा, तो ये एक मेटल का प्रॉपर्टी ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट होगा हर एक मेटल के लिए, ठीक है। तो टाउ निकालेंगे कैसे अगर टाउ को नहीं दिया होगा वैल्यू तो? टाउ को क्वेश्चन में दिया होगा, एक्चुअली टाउ हम खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटली ही देखना पड़ेगा टाउ कितना आता है, ठीक है। लेकिन टाउ क्या है वो पता होना चाहिए। टाउ क्या है? कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है उसका एवरेज है, ठीक है। सर ई इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हाँ, और एम एम मास, एम इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है सर। तो इसी से हमने वीडी कैलकुलेट किया, तो वीडी इतना आया, ठीक है। इसमें अब इसमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन हमने किए, ठीक है। हमने अप्रोक्सीमेशन क्या क्या किया? पहली बात तो हमने ये एवरेज टाउ लिया, ठीक है, एवरेज टाइम, क्योंकि हर बार ये टाउ सेम नहीं होगा, दो कोलिजन के बीच में कभी ज्यादा टाइम लगेगा कभी कम टाइम लगेगा, तो हमने एवरेज लिया है, ठीक है। और ए टू बी जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया ये एवरेज कैलकुलेट किया, और एक्चुअली हमने ये अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअली ये कोलिजन भी अलग अलग डायरेक्शंस में हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम बस एक इक्वेशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं जिससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेस हो सके, ठीक है। तो सारा चीज अप्रोक्सीमेट करके हम हमारे पास ये इक्वेशन आया है, ठीक है। ठीक है सर। और एक्चुअली इसमें अगर आप देखेंगे तो स्मॉल ई टू स्मॉल एम टाउ ये सारा कांस्टेंट है, ठीक है। बस जो कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम वेरी कर सकते हैं, बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट ही है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल ई इंटू टाउ बाई टू एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक्चुअली जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने ये सारा चीज एक कांस्टेंट है, ठीक है। हर एक मेटल के लिए डिफाइन होगा, मतलब ई और एम तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स है और टाउ भी मेटल के लिए डिफाइन होगा, तो ये एक कांस्टेंट बन जाएगा। बस हम कैपिटल ई वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जैसे हम देख रहे हैं इस इक्वेशन से। तो एक्चुअली ये इतना, ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है इसको डायरेक्टली हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली स्मॉल के इंटू ई इस तरह भी लिखते हैं, मतलब ये बस एक कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है। मतलब ये कैलकुलेट करके जो भी आएगा ब्रैकेट में वो एक नंबर है, कांस्टेंट है, वो इंटू कैपिटल ई, तो वीडी को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछिए, नहीं तो अब नहीं नेक्स्ट कोई डाउट थोड़ा सा टॉपिक बचा इसमें वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर। तो हम हमारे पास अभी ये इक्वेशन आया, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और इसी को हम कुछ कांस्टेंट इनटू कैपिटल ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अब कंडक्टर हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या किसी में भी यूज करते हैं वो एक्चुअली वायर होता है, और वायर एक राउंड शेप का होता है, ठीक है। तो वायर का कोई भी पार्ट जो है हम एक सिलेंडर जैसा कंसिडर कर सकते हैं, मतलब एक सिलेंडर मान सकते हैं किसी भी वायर का पार्ट, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर है और इसका लेंथ एल है, और ये एक कंडक्टर का बना है, ठीक है। मतलब कोई भी मेटल आप मान सकते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये एक कंडक्टर है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे होगा, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो स्मॉल आई है। तो अब हम करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कुछ रिलेशन फाइंड का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो
हम इस और 9 मतलब ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और कांस्टेंट की जरूरत है जो है स्मॉल n। तो स्मॉल n क्या होता है? क्योंकि आगे कंडक्टर में किसी भी वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन से उतने, ठीक है। पीछे जाएंगे तो देखो पीछे n नंबर ऑफ, ये n मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो निगेटिव में तो चाहिए ही नहीं, n क्या है? चाहिए ना, देखो 0 नंबर ऑफ तो n -1 भी रखने का जरूरत नहीं है, देखो ना ये निगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स m भी निगेटिव में आ जाएगा, तो एक के पर यूनिट वॉल्यूम। n0 और m0 समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, नहीं तो दोनों का एक एक ये क्लियर है ना? n m और रख के चलो कॉमन लेके चलो, ठीक है ना? सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाला नहीं समझना। तो ये समझ में आया क्वेश्चन? मतलब कोई भी वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये बस स्मॉल n है, ठीक है। अच्छा स्मॉल है। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है, इसका ये जो एरिया है, सर्कुलर एरिया, इसको कैपिटल ए लिखते हैं हम, ठीक है। मतलब ये क्रॉस सेक्शन है किसी भी वायर का, ठीक है। याद आता है चाहिए ना, m ग्रेटर देन gm। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, आई आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, ठीक है। लेकिन ये और b क्या था बताओ, जल्दी बताओ। ये अभी अभी हमने देखा ना। जैसे देखा। तभी तो लगाते हैं तो ये वाला, तभी ये लगाते हैं ना। अब इसमें क्यू कितना ट्रैवल होगा? फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, ठीक है। तो आप लगा पाएंगे कि नहीं ये वाला? तो इसमें कितना चार्ज ट्रैवल होगा इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, बता सकते हैं आप? ये देखो ऐसा वाला, देखो ये कभी सॉल्व हो पाएगा बिना बाउंड्री कंडीशन के, तुम ये दिमाग फिर लगाओ। q ये तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the minus 19। समझ में आ रहा है ना? हाँ तो समझ जाना कि ऐसा में कुछ नहीं। हाँ बोलिए। इसका मतलब तो q डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the minus 19। हाँ तो ये तो पता चल गया tan इक्वल टू 2 है, इसको पता करते हैं ये क्या है, तो 2 cos स्क्वायर, ठीक है। x/2 into sin तो तो इसको भी कोशिश करो। सबसे ये जो कंडक्टर है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू एल होगा। ये क्लियर है आपको? यस सर। A इंटू एल वॉल्यूम होता है ना सिलेंडर का, सिलेंडर का यही वॉल्यूम होता है। सिलेंडरिकल मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर है तो क्रॉस सेक्शन इंटू उसका लेंथ, तो ये टोटल वॉल्यूम होगा। अब इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? n क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। तो n होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये होगा n इंटू ए इंटू एल। ये समझ में आया? देखिए 8 हो जाएगा और 8 साइन को भी cos में चेंज कर दो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना? cos स्क्वायर 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2। ये समझ में आया क्या, बताइए? इसका क्वाड्रेटिक में करके निकालते हैं ना ऐसा वाला। मतलब n जो है फ्री इलेक्ट्रॉन पता ही है, तो a डिवाइड मतलब a से डिवाइड नहीं कर देते। अब ये क्या है, n जो है ये है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टोटल वॉल्यूम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम। हेलो सर। हेलो, ठीक है सर। अच्छा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? ठीक है। लीनियर में नहीं लीनियर में 1 प्लस cos ये क्लियर है क्या? 2 होता है, तो 2 थीटा करेंगे तो x/2 का 2 हो जाएगा, तो केवल x आएगा ना। तो इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे n इंटू ए इंटू एल, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एरिया है इसके थ्रू कब पास, हेलो, यस सर। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एरिया के थ्रू
पास होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। मतलब ये जो सबसे लेफ्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो जब एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब तक इस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया के थ्रू पास हो चुके होंगे। ये समझ में आया? और इधर वाला वैल्यू कुछ सोचो तो ये क्या होगा? हेलो, यस सर। मतलब Yes, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि करंट राइट की तरफ है, तो मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स करंट का डायरेक्शन, सॉरी, करंट लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स राइट में फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन राइट में फ्लो हो रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये सबसे लेफ्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब इस एरिया से पास होगा, तो उस टाइम इस कंडक्टर के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, वो इस एरिया के थ्रू क्रॉस हो चुके होंगे, ठीक है। तो वो टाइम हम निकालेंगे, तो वो टाइम निकालना इजी है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब एल डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो एल बाय वी डी, इतना टाइम लगेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस एरिया के थ्रू क्रॉस होने में। ये समझ में आया? 2 cos स्क्वायर x by 2 हेलो, ये उसी तरीके से करना है। yes sir. 2 sin x by 2 यानी 4 हो जाएगा। तो स्क्वायर x by 2 एक्चुअली ये टाइम जो है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस एरिया से पास होने में लगा, और सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एन ए एल इतने इलेक्ट्रॉन्स को इस एरिया के थ्रू पास होने में कितना टाइम लगता है, एल बाय वी डी। ये क्लियर है? हेलो हेलो, समझ गए सर। तो इतने इलेक्ट्रॉन से तो चार्ज कितना होगा? अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज से अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है ये भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो एन ए एल इलेक्ट्रॉन्स मतलब ई इंटू एन ए एल, इतना चार्ज, ठीक है, इतना चार्ज पास हो रहा है इस एरिया से इतने टाइम में। ये समझ में आया? अरे डोंट टॉक है बोल रहे हैं आप। ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना? हेलो, यस सर। तो E इंटू एन ए एल, इतना चार्ज एल बाय वी डी टाइम में इस एरिया के थ्रू पास होता है, ठीक है। तो इसका करंट क्या होगा, सिंपल क्यू बाय टी। तो यहाँ पे बस लिख देंगे, तो क्यू क्या है, ई एन ए एल डिवाइडेड, टाइम क्या है, एल बाय वी डी। मतलब एल बाय वी डी तो इस तरह हो जाएगा, एल बाय वी डी ऊपर आ जाएगा और एल एल कट हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या इक्वेशन बन गया, ए एन ई वी डी। हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये डेरिवेशन याद हो ना हो, लेकिन ये फाइनल इक्वेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा याद होना चाहिए। आई इज इक्वल टू ए एन ई वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस ठीक है, पूछिए। हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो इसमें आई है करंट, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वी डी है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। तो 2 होने के लिए इसको 1 प्लस cos x को 2 होना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट? नहीं। क्या होना पड़ेगा? माइनस पर x। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का जो बैकग्राउंड थ्योरी हमने देखा, ठीक है, ये मतलब करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है और उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला अगर पता होंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। आई इज इक्वल टू ए नी वी डी, और इसके पहले हमने जो देखा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। और जे जो होता है करंट डेंसिटी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जे क्या होता है, आई बाय एस होता है, ठीक है। यस सर। और एक फॉर्मूला क्या था, सिंपल, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यस सर। ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बार इसे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब बस वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर समझ गए। और
कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आपको ये 2 या 3 इक्वेशन सारे के सारे यूज करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली है, मतलब बस मैथमेटिकली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई डाउट होगा तो पूछे, ठीक है? नहीं तो इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इसमें और कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तब ये और थोड़ा इजी लगने लगेगा। ये बस हमने थियरी देखा है ज्यादा से ज्यादा, ठीक ठीक है? है सर, थैंक यू सर। हेलो पीपल 1 प्लस, अरे यार तुम अभी पढ़े ना cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा।